Hello everyone, I welcome you all in this video. So in previous video we have discussed about Rutherford's model of atom, and in this video we will discuss about drawbacks of Rutherford model, right? So first drawback जो इस मॉडल का था वो था it could not explain the stability of atom. How it could not explain the stability of atom? Let's have a look on it, right? तो एक साइंटिस्ट थे हमारे पास मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल ने जो है पहले ही ये बात बता दी थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली जो है एनर्जी को लूज़ करेगा। सिमिलरली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, राइट। अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की, अभी इसकी डायरेक्शन ये थी वेलोसिटी की, इस पॉइंट में हम देखेंगे डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट में इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो ये होगी। एंड वी नो दैट जो वेलोसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ डायरेक्शन में भी। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी टाइम टाइम पे आप देखेंगे चेंज होते रह रही है। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, आई वुड से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है यहाँ पर। अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इसकी एनर्जी लूज़ होनी चाहिए थी कॉन्टीन्यूसली। अगर एनर्जी लूज़ होएगी तो अल्टीमेटली ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस अपनी ओर खींच लेगा जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती रहेगी, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो है इसको अट्रैक्ट कर देगा, ये एटम ये न्यूक्लियस में मिल जाएगा और अल्टीमेटली हमारा जो एटम है वो कोलैप्स हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, राइट। तो ये एक इनका जो है ड्रॉबैक था। ये देखते हैं। According to Maxwell electromagnetic theory, accelerated charge particle lose energy. This loss of energy slow down the speed of electron and ultimately electron fall into the nucleus and एटम कोलैप्स, एटम जो है कोलैप्स हो जाएगा। और ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा जो इनके मॉडल का ड्रॉबैक था वो यही था। नेक्स्ट देखेंगे जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का, इसने एक्सप्लेन नहीं किया था इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एटम के अंदर, राइट। डू नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एनर्जी ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन। ना तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता पाया था, ना ही एनर्जी के बारे में बता पाया था इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। बोहर आए थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया था regarding the energy of shells, yeah, and we can say the energy of electron, and we will study it later. नेक्स्ट जो इसका ड्रॉबैक जो माना जाता है वो ये है कि इस मॉडल के थ्रू ये एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्या स्पेक्ट्रा, किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रा जो है इस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हर एलिमेंट का अपना खुद का स्पेक्ट्रा होता है, जैसे कि हमारी फिंगरप्रिंट है ना, इंडिविजुअल पर्सन की जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो यूनिक होता है, सबकी अलग अलग है। सिमिलरली जो हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है एलिमेंट का वो भी यूनिक ही होता है। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, राइट। तो ये थे इसके ड्रॉबैक्स। तो नाउ हैव अ लुक ऑन दिस ऑल्सो। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, राइट। जितना एटॉमिक नंबर होगा आपके एलिमेंट का, जितना एटॉमिक नंबर होगा आपके एलिमेंट का, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। याद रखना, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। तो हम बोल सकते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, राइट। देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं फॉर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के केस में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। याद रखना इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एग्जांपल सोडियम, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना? 11। और इसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं वो भी 11 ही होते हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 11 ही होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल एटम अगर है, जैसे हमारे पास सोडियम यहाँ पे न्यूट्रल है, तो ये जो है इक्वल रहते हैं। अगर मैं बात करूँ किसी भी चार्ज्ड एटम की, फॉर एग्जांपल हमारे पास है Na पॉजिटिव, है ना, सोडियम पॉजिटिव। तो अगर मैं बात करूँ एटॉमिक नंबर की तो एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, और सोडियम प्लस का भी एटॉमिक नंबर 11 ही रहेगा। प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में रहते हैं, तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो भी 11 ही रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अब 10 रह जाएंगे। क्यों? सोडियम प्लस बनता कैसे है? ये है हमारे पास सोडियम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को जब सोडियम लूज़ कर देता है तो हमारे पास ये कटायन बन जाता है, सोडियम कटायन Na पॉजिटिव, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, अगर हम बात करें किसी भी चार्ज एटम की,
तो एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल टू तो होता है, प्रोटॉन के बराबर तो होता है, बट इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज़ ने गेन कर दी तब भी तो वो आयन बनेगा ना। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्लोरीन के एटॉमिक नंबर की होता है 17, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, ये भी होते हैं 17। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ये भी होते हैं 17। बट अगर मैं Cl- की बात करूँ तो एटॉमिक नंबर 17 रहेगा, प्रोटॉन अभी भी 17 रहेंगे, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि Cl- कैसे बना होगा, ये है मेरे पास क्लोरीन, जब एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगा तो Cl- बनेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, दैट्स वाई ये हो जाता है। तो याद रखना इस चीज़ को, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल तो रहता है, बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। नाउ अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन, हम एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एज यू कैन सी हेयर, ये जो एक्स है ये है आपका सिंबल किसी भी एलिमेंट का। ए जो होता है ये होता है मास नंबर, और जेड जो है वो होता है एटॉमिक नंबर। जेड को हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं और मास नंबर मास नंबर ए को हम ऊपर लिखते हैं। होता क्या है मास नंबर? मास नंबर रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम, राइट। ये जेड नहीं, ये ए है। ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, राइट। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू ए मास नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, राइट। तो ये हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सोडियम की, सोडियम में कितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है, मैंने ये कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 11, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी होते हैं इसमें 11, और मास नंबर जो होता है ए, मास नंबर सोडियम का ये होता है 23। तो जो सोडियम में जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन रहेंगे ये कितने हो जाएगी, हमें पता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का फार्मूला इक्वल्स टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। मास नंबर इज़ 23, राइट, ए माइनस number of proton, which will become 23 minus 11, which is equal to 12 neutron. So 12 is the neutron in case of sodium. ओके, तो हमारे पास कुछ एक टर्म्स होती हैं, ये भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक ऑन देम ऑल्सो। सो आइसोटोप क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, राइट। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है। एटम ये एक ही एलिमेंट के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास। एक है H11, दूसरा H12, इसको डी से भी बोलते हैं। एक है H13, यानी इसको टीरिटियम बोलते हैं ना। ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, टीरिटियम है, ठीक है। तो ऊपर जो ये लिखा हुआ है ये है आपका मास नंबर। तो प्रोटियम का मास है 1, ड्यूटेरियम का है 2, टीरिटियम का है 3। तो दीज आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एज यू कैन सी हेयर, राइट। तो ये है आपके पास आइसोटोप्स, है ना, एज यू कैन सी हेयर ने प्रोटॉन है, ये आपका मास नंबर है, ये आपका न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन की संख्या तो है सेम रह रही है, बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट है ना। तो ये है आपका आइसोटोप। अब जरूरी नहीं है हाइड्रोजन के ही आइसोटोप होने, मैक्सिमम ऑफ एलिमेंट हैज़ आइसोटोप्स, राइट। तो अगर मैं देखो यहाँ पर एज यू कैन सी हेयर कार्बन है, कार्बन के ये 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक है कार्बन 612, एक कार्बन 614। तो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे क्लोरीन का देख सकते हैं 1735, 1737। तो यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर सेम है बट मास जो है वो अलग, यू कैन सी हेयर, राइट। तो ये होते हैं आपके आइसोटोप्स। नेक्स्ट देखेंगे आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, याद रखना इस चीज़ को। दीज आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये जस्ट अपोजिट है आइसोटोप्स के, है ना। आइसोटोप्स के केस में सेम एटॉमिक नंबर था और मास नंबर अलग था, बट यहाँ पर मास नंबर सेम होगा बट जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट होगा। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, आर्गन है आपका कैल्शियम है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आर्गन की 18 और 39 पॉइंट समथिंग होता है, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इसका मास 40 ही लेते हैं। कैल्शियम का जो है एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर इसका 40 होता है। तो एज यू कैन सी हेयर, यू कैन सी हेयर मास नंबर ऑफ दीज टू
are same, but their atomic number are different and they are एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, राइट। आर्गन एक अलग एलिमेंट है और कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, तो दीज आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? दे आर द एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एज यू कैन सी हेयर, है ना, वी हैव सम एग्जांपल्स ओवर हेयर। कार्बन 612, नाइट्रोजन 713, ऑक्सीजन 814। तो अगर हम कार्बन 612 में जो प्रोटॉन है वो है 6, इसमें नाइट्रोजन 713 में जो प्रोटॉन है वो है 7 और यहाँ पर है 8। एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे हमने लिख लिया, इसमें 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 16 है। हमें पता है क्या न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हम निकालते हैं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, राइट। तो अगर मैं इसको माइनस करूँगा ना, 12 माइनस 6 comes out 6, 13 minus 7 comes out 6, 14 minus 8 it also comes out 6। तो these are isotones of each other, right। एक और होता है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉन, राइट। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होगी? ऐसी स्पीशीज़ होगी जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हेयर, नियॉन है, सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। अगर आप नियॉन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे 10 है, राइट। सोडियम की अगर मैं बात करूँ, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11, बट सोडियम प्लस क्या डिनोट करता है? प्लस डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो एक प्लस है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, तो बचे 10। सिमिलरली मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो होते हैं आपके 12। तो यहाँ पे 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, तो इसमें 9 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन में। प्लस यहाँ, बट यहाँ पर माइनस का साइन इंट्रोड्यूस है, माइनस है ना, माइनस का मतलब एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 10। सो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच अदर, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। हमारे पास वेव होती है, जैसे ये हमारे पास वेव है, राइट। तो एक वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमने देखना है। सबसे पहले वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से, है ना। होती क्या है ये? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स ऑफ अ वेव। एक वेव की जो क्रेस्ट है और ट्रफ से, लगातार क्रेस्ट और लगातार ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। एज यू कैन सी हेयर, ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट जो होता है वेव का, इसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो लगातार 2 क्रेस्ट के बीच की दूरी, लगातार 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ, है ना। तो ये आपके पास है क्रेस्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ या लैम्बडा कहलाता है। ये ट्रफ है, 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाता है? लैम्बडा कहलाता है, यानी कि वेवलेंथ कहलाता है। याद रखना, एक वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इससे हम एक वेव कहते हैं। तो ये ऐसा भी बोल सकते हैं, एक वेव का जो डिस्टेंस होता है वही वेवलेंथ होती है ना। अगर आप इसको मेजर भी करोगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट। तो यह है वेवलेंथ। अगर मैं बात करूँ यूनिट की, तो जो यूनिट है वेवलेंथ की वो रहती है हमारे पास नैनोमीटर है, पिकोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, माइक्रोमीटर, राइट। तो अगर हम इनके कन्वर्जन की बात करें तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर एंड इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, and 1 nanometer is equal to 10⁻⁹ meter, 1 picometer equals to 10⁻12 meter, and 1 micrometer is equals to 10⁻6 meter. Next property of our wave is amplitude and it is represented by a, small a, है ना। तो होती क्या है ये? The height of crest and depth of trough of a wave is known as amplitude, है ना। हमारे पास ये है आपका क्रेस्ट, इस क्रेस्ट की हाइट को ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, या फिर ये हमारे पास ट्रफ है, इस ट्रफ की डेप्थ को ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। या तो यानी ये इक्वल होता है, जितनी हाइट क्रेस्ट की होती है उतनी ही ट्रफ जो है, उतनी ही डेप्थ हमारी ट्रफ की होती है। तो याद रखना, हाइट ऑफ क्रेस्ट इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ ट्रफ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर वेव इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी वेव पास कर रही है, उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय न्यू।
है ना, इसको न्यू पढ़ते हैं। ये जो साइन होता है इसको हम न्यू पढ़ते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट जो है इसकी होती है साइकिल पर सेकंड, सीपीएस पर सेकंड या फिर हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू 1 पर सेकंड, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। हमारे पास एक रिलेशन है, हमारे पास एक रिलेशन होता है यानी ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अगर मैं बात करूँ इस रिलेशन की, ये रिलेशन क्या है, c इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा, याद रखना c इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा, वेयर c इज़ स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा इज़ वेवलेंथ। तो हम इसी को रीअरेंज करके ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, न्यू इक्वल्स टू c बाय लैम्बडा, ये इंपॉर्टेंट होता है, न्यू इक्वल टू c बाय लैम्बडा, ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ठीक है, इसकी वैल्यू याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू रहती है वो है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ की अगर मैं वेव नंबर, नेक्स्ट इज़ वेव नंबर। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, न्यू के ऊपर बार लगाते हैं तो वो वेव नंबर कहलाता है। होता क्या है ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, है ना। वेव नंबर इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज़ द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, राइट। एक यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ्स होगी, ऐसे करके कितनी वेवलेंथ्स होगी, वही होता है हमारा वेव नंबर। पर यूनिट लेंथ से मेरा कहने का मतलब है 1 यूनिट लेंथ में कितने वेवलेंथ्स होंगे। फॉर एग्जांपल 1 मीटर में कितने वेवलेंथ्स है, ऐसे करके, या फिर 1 सेंटीमीटर में कितने वेवलेंथ्स है, या फिर 1 नैनोमीटर में कितने वेवलेंथ्स है, तो उन्हीं को हम कह देते हैं वेव नंबर, राइट। ये रेसिप्रोकल होता है ना, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा। यूनिट की मैं अगर बात करूँ, हमें पता है लैम्बडा की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर, मीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, पिकोमीटर ये रहती है, क्योंकि जो वेव नंबर है वो रेसिप्रोकल है वेवलेंथ के, तो जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इसकी, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, पिकोमीटर इनवर्स, बट जनरली इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन दीज 2 यूनिट्स, मेजरली सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जो है रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के, t is equals to 1 upon nu and its unit is second. Now let's discuss Maxwell's theory of electromagnetic radiation. मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कुछ कहा और उन्होंने एक थ्योरी दी जिसके कुछ पोस्टुलेट थे, वो हम देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कहा। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कॉन्टिन्यूसली एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ये वाला जो है हमारा, है ना, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन, लेट्स से, और ये वाली जो है ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, लेट्स से। और ये है इस वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, राइट। वेव जो है इस डायरेक्शन में आगे को प्रोपोगेट कर रही है ऐसे ऐसे करके। तो आप अगर इसको जो है कोऑर्डिनेट के थ्रू समझे, इनके बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच है 90 डिग्री का एंगल, सभी के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वी नो दैट। तो इनके बीच भी, सभी के बीच कितना, ये परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, तीनों जो तीनों है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये याद रखना आप चीज़। इन्होंने दूसरा जो स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम देखेंगे एक दूसरे से ये अलग होती है कुछ पर्सपेक्टिव में। क्या हो सकते हैं वो, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, मतलब जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, अलग अलग वेवलेंथ होगी, राइट। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। अगर मैं बात करूँ लाइट की, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल जो सन से रेज आ रही है, नो डाउट हमारे एटमॉस्फेयर में जब वो एंटर करती है, ये हमारी अर्थ है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में वो एंटर करेगी तो वहाँ पर मीडियम आ जाता है, राइट ना। हमें पता है मीडियम 3 टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में वो एंटर करेंगी, हमारा एटमॉस्फेयर बना है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से, तो लाइट मीडियम में भी ट्रैवल करती है, बट उसको मीडियम की ज़रूरत भी नहीं होती है ट्रैवल करने की। फॉर एग्जांपल हम अगर अर्थ से बाहर की बात करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर की बात करें, तो वहाँ पर तो वैक्यूम है, देयर इज़ नो मीडियम, तो वो वहाँ भी ट्रैवल कर रही है। तो
हम बोल सकते हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, राइट। एक और देखो, जो हमारे मैक्सवेल थे उन्होंने कहा कि जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है ना, इसके बीच कोई रिलेशन ही नहीं है ना, इनके अकॉर्डिंग ये था। बट ये जो है बात गलत इन्होंने कही थी कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, ये गलत बोला इन्होंने। जबकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन होता है, हम आगे देखेंगे E इक्वल्स टू एच न्यू, राइट, हम देखेंगे इसे। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर मैं बात करूँ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, हमारे पास कौन कौन सी है? कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। आप इसको ऐसे ही याद रखना। क्यों ऐसे याद रखना? इसीलिए क्योंकि हमने जाननी है इनके बारे में कुछ इनकी करेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ की ओर चलने पर जो एनर्जी होती है मेरी रेडिएशंस की, वो डिक्रीज़ करती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो कॉस्मिक रे की है इनमें, और सबसे कम किसकी है? रेडियो वेव की, है ना। और जो एनर्जी है, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, हम आगे देखेंगे भी अभी। E इक्वल्स टू एच न्यू। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर एनर्जी यहाँ से यहाँ की ओर जाने पर डिक्रीज़ हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ करेगी, राइट। एंड वी नो दैट E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा, है ना। अगर मैं देखो, हम चलो इसको अच्छे से समझ ही लेते हैं। हमारे पास है E इक्वल्स टू एच न्यू, ये रिलेशन होता है ना। और न्यू जो है, न्यू इक्वल, इसको लिखते हैं हम सी बाय लैम्बडा, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा। तो ये E इक्वल्स टू हो जाएगा एच सी बाय लैम्बडा। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन, सॉरी, एनर्जी और वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो अगर यहाँ से यहाँ की ओर जाने पर एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है तो वेवलेंथ क्या करेगी? इंक्रीज़। याद रखना, रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो कॉस्मिक रे है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। एंड वी नो दैट क्या, जो वेव नंबर है इट इज़ रेसिप्रोकल और ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम है तो वेव नंबर ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा तो वेव नंबर कम, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है इस साइड को डिक्रीज़ करेगी, इस साइड को डिक्रीज़ करेगी। तो याद रखना, लेफ़्ट टू राइट चलने पर एनर्जी डिक्रीज़ करती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करती है, वेव नंबर भी डिक्रीज़ करता है। ये तीनों जो है क्वांटिटीज़ ये आपकी डिक्रीज़ करती है, बट जो वेवलेंथ है ये इंक्रीज़ करती है, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे गामा रे और माइक्रोवेव में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, आप बोलेंगे माइक्रोवेव की वेवलेंथ ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए इन्हीं दोनों में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर, आप कहेंगे इसकी एनर्जी भी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा और वेव नंबर भी ज़्यादा, राइट। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो है ये रेडिएशंस आपकी रहती हैं। हमारी आंखें जिस रेडिएशन को देखती है वो है विजिबल। ये जो विजिबल रेडिएशन है, ये जब स्कैटर करती है तो ये भी डिफरेंट 7 कलर में स्कैटर कर जाती है। ये 7 कलर कौन कौन से हैं? वो है आपके विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट। आपको इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है, ये पूरा अगर आपने समझना है, ये पूरा आपको इसको ऐसे ही ड्रॉ करके चलना है। ऐसा क्यों? यहाँ से आप एनर्जी का ऑर्डर बता सकेंगे किसी का भी, है ना, और फ्रीक्वेंसी का भी, वेवलेंथ का भी और वेव नंबर का भी। तो अगर कोई आपसे पूछे, देखिए यहाँ से यहाँ की ओर जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है या वॉयलेट की, आप बोलेंगे रेड की। रेड की एनर्जी ज़्यादा होती है या वॉयलेट की, आप बोलेंगे वॉयलेट की, राइट। तो आप यही ऑर्डर, इन चारों का ऑर्डर जो है बता सकते हैं ईजीली, राइट। तो इसको ऐसे ही ड्रॉ करना, इसको ऐसे ही याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये है हमारा। Okay, so that's all about today's video. I think you understand it and you enjoyed it.